हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक साथ चार चार आईपीओ ओपन होने वाले हैं 29 ऑफ जनवरी को। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लेते हैं कि 30 ऑफ जनवरी को तीन आईपीओ की क्लोजिंग होगी और 31 ऑफ जनवरी को तीन आईपीओ की और क्लोजिंग होने वाली है। मतलब कि इन 6 आईपीओ में से हमें किस तरीके से आईपीओ को अप्लाई करना है वो देखना पड़ेगा, कौन से आईपीओ अच्छा है, कौन सा बुरा है, और हमें हमारे पैसे को मैनेज करना पड़ेगा। बिकॉज़ जितने भी 30 को आईपीओ अप्लाई होंगे वो पैसा फ्री होगा हमारा बवेजा स्टूडियोज के आईपीओ के लिए, और अगर हम उसे अप्लाई करते हैं हमारे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग। और उसी के साथ-साथ बवेजा स्टूडियोज और बीएलएस ई सर्विसेज के लिए भी वो पैसा अवेलेबल हो जाएगा 30 ऑफ जनवरी का। बट जितना भी पैसा हमारा इन 30 जनवरी वाले आईपीओ में लगेगा वो हम 31 ऑफ जनवरी को जो क्लोज होंगे वहां पर नहीं यूज कर पाएंगे। तो इन 6 आईपीओ को हमें पहले देखना पड़ेगा। बाय द वे, आज के दिन हम इस वीडियो रिव्यू में मेगाथरम इंडक्शन एसएमई आईपीओ की डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। यानी कि आज की इस वीडियो में हम इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले मेगाथरम इंडक्शन का। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर सकता हूं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से, ओनली ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ लिस्टिंग गेन। बिकॉज हर आईपीओ में, स्पेशली एसएमए आईपीओ में, तो मेरा मोटो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना होता है। अगर मुझे इन्वेस्टिंग के व्यू से जाना होता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर करता हूँ। और बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, बेस्ड ऑन योर रिस्क, बेस्ड ऑन योर गोल एंड बेस्ड ऑन योर नीड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। बाय द वे, ये वाला डिसीजन अभी फाइनल नहीं हुआ है, बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे दिल्ली के शो मार्केट का पैच और ब्रेकअप में भी अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर ये मेरा पर्सनल डिसीजन था जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है स्टार्टिंग में। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो वहां पर सबसे पहले ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 में, मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस कंपनी के पास हो चुका है। अगर हम इस कंपनी के काम की बात करते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडक्शन हीटिंग मेल्टिंग प्रोडक्ट्स यूजिंग इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, जैसे कि इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेसेस एंड इंडक्शन हीटिंग इक्विपमेंट। ये एक सब्सिडरी कंपनी होने वाली है मेगाथर्म इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की। मतलब कि कंपनी का काम अच्छा होने वाला है। कंपनी आल्सो मैन्युफैक्चरिंग करती है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इक्विपमेंट एंड मशीनरी फॉर स्टील वर्क, जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, लेडर रिफाइनिंग फर्नेसेस होगी, कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन, फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम, और उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल एल आर फर्नेसेस फॉर द लोहे एंड स्पेशल स्टील इंडस्ट्रीज। कंपनी आल्सो ऑफर करती है टर्ंकी सॉल्यूशन फॉर स्टील प्लांट्स, जिनमें आ जाता है प्लानिंग, इंजीनियरिंग, डिलीवरी, असेंबली एंड कमीशनिंग ऑफ स्टील प्लांट विद इट्स ओन और आउटसोर्सिंग सिस्टम एंड मशीन्स। और उसी के साथ साथ कस्टमर्स को सर्विस विद मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेयर पार्ट बिजनेस का भी ये काम ऑफर करती है। मतलब कि ओवरऑल में कंपनी का काम काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। अगर हम कंपनी के मार्केट सेगमेंट की बात करते हैं, सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर जो रिसाइकलिंग स्क्रैप, प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर जो कन्वर्ट करते हैं आयरन और इनटू स्पॉन्ज आयरन, फिर उनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू स्टील थ्रू इंडक्शन मेल्टिंग, ऑटोमोटिव सप्लायर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड रेल रोड्स, डीआई पाइप मैन्युफैक्चरर्स एंड वेरियस इंजीनियर इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूस करती हैं क्रिटिकल पार्ट्स इन देयर ओन कास्टिंग, फोर्जिंग एंड मेटल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। आई नो कि आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज थोड़ा सा हो रहे होंगे इस कंपनी के काम को समझने के लिए। बट अगर मैं ओवरऑल में बेसिक में बात करूं तो यहाँ पर जितने भी इंजीनियर्स हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो या मैकेनिकल इंजीनियर हो, या फिर अगर हम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, वो भी इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। आई नो कि जो इस सेक्टर से नहीं जुड़े हुए हैं उनको ये चीजें समझने में दिक्कत हो रही होगी। बाय द वे, अगर अब हम आगे बात करते हैं तो वहां पर जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने वाली है वो खड़गपुर में होने वाली है, और उनकी 300 फर्नेसेस एंड ट्रांसफार्मर्स की कैपेसिटी होने वाली है एज ऑफ मार्च 31 2023। कंपनी एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स को टू साउथ अमेरिका, अफ्रीका, द गल्फ रीजन, यूरोप, सार्क एंड साउथ ईस्ट एशिया। एज ऑफ जुलाई 31 2023 कंपनी के पास 285 एम्प्लॉयज होने वाले हैं जो परमानेंट है। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात कर लेते हैं तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 29 ऑफ जनवरी को।
क्लोज होगा 31 ऑफ जनवरी को, अलॉटमेंट होगी 1 ऑफ फेब को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 2 ऑफ फेब से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 2 ऑफ फेब को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 5 ऑफ फेब की। अब अगर हम कंपनी की कुछ अदर डिटेल्स की बात कर ले तो 10 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड रहेगा 100 टू 108 रुपीज पर शेयर का। हमें तो अप्लाई करना है 108 रुपीज यानी कि कट ऑफ प्राइस, बिकॉज ये आईपीओ इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। अगर हम लोट साइज की बात करते हैं तो 1200 शेयर्स का होने वाला है। टोटल इश्यू साइज है 53.91 करोड़ का। एक डिसेंट साइज का आईपीओ है और पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम इसके कोटा की बात कर लेते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, एचएनए में 15% का होने वाला है। अगर हम आईपीओ के लोट साइज की बात करें तो एक लोट 1200 शेयर्स का होने वाला है जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,29,600 रुपीज की। एचएनए में मिनिमम 2 लोट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,59,200 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर एक तो हमारा जो हमने शुरू में पढ़ा है सब्सिडरी कंपनी होने वाली है मेगाथर्म इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की, ऑब्वियसली वो कंपनी का प्रमोटर होने वाला है। साथ ही साथ शेषधारी भूषण चंदा एंड सत्ताधारी चंदा कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इशू था 98.92% का, जो पोस्ट इशू रह जाएगा 72.71% का इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिले हैं। अगर हम सबसे पहले टोटल असेट की बात करते हैं तो 2021 में था 146 करोड़ का, जो इंक्रीज होते होते पहुंच चुका है 30 सितंबर 2023 तक यानी कि पहले 6th मंथ ऑफ FY 2024 210 करोड़ का। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 2021 में था 109 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 188 करोड़ का, फिर 2023 में पहुंच चुका था 266 करोड़ का और फर्स्ट 6 मंथ में ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर 147 करोड़ का। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 3 करोड़ का प्रॉफिट, 2022 में डिक्लाइन हुआ 1.1 करोड़ का ही प्रॉफिट रह चुका था, बट 2023 में अच्छा बाउंस आया 14 करोड़ तक ये प्रॉफिट पहुंचा है। अगर हम 30 सितंबर 2023 का देखते हैं तो 7.59 करोड़ का प्रॉफिट। जहां पर हमें दिक्कत जरूर देखने को मिली है और ऐसी नहीं कि हमें छोटी मोटी दिक्कत देखने को मिली है, एक मेजर नेगेटिव पॉइंट होने वाला है ऑब्वियसली, बट उसके बाद कंपनी ने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंस किया है और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंस कर दिया कि काफी बार तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आईपीओ आने से पहले एकदम से कंपनी के प्रॉफिट इतने गुना बढ़ चुके हैं, क्या ये सिर्फ कागजों में है या फिर ये रियल फिगर्स होने वाले हैं। बट बाय द वे अगर हम 2021 से देखते हैं तो एक अच्छी ग्रोइंग रेट हमें देखने को मिल रही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। नेटवर्थ कंपनी के पास 58 करोड़ की होने वाली है, रिजर्व एंड सरप्लस में 44 करोड़ के, टोटल बोरिंग्स होने वाली है 44.80 करोड़ की। अगर मैं ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करूं कंपनी के तो इनकी जो बोरिंग्स है वो वहां पर स्टेबल रही है, इतना ज्यादा इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिला है। और उसी के साथ साथ ओवरऑल में कंपनी के फाइनेंशियल काफी अच्छे होने वाले हैं। हालांकि हमें यहाँ पर एक फ्लक्चुएशन देखने को मिली है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इनकी बॉटम लाइन में, जो एक नेगेटिव पॉइंट होता जरूर है, बट इन्होंने उस नेगेटिव पॉइंट को इम्प्रूव किया जब कंपनी दोबारा से एक अच्छे बाउंस बैक के साथ वापस आई है। तो वहां पर ओवरऑल में हमें कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे देखने को मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू माई स्टडी। बट अब अगर हम कंपनी की आगे बात करते हैं यानी कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो वहां पर सबसे पहले तो इनको फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ताकि ये कंस्ट्रक्ट कर सके अपने फैक्ट्री शेड को और इंस्टॉलेशन कर सके एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी की। और उसी के साथ साथ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी का जो पहला पॉइंट है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, जहां पर ये कंपनी अपने आप को ग्रो करने के लिए पैसा मांग रही है। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं तो ईपीएस होने वाली है 10.11 की, प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ रह जाएगी 8.06 की। ओके ओके है। पी थी प्री आईपीओ 10.68 की, पोस्ट आईपीओ हो जाएगी 13.4 की। और उसी के साथ रिटर्न ऑन इक्विटी 27.66% की अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 27.47% की अच्छी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.67 का, जहां पर अभी तक इतनी मेजर दिक्कत नहीं है फिलहाल के टाइम पर। ऑब्वियसली डेट काफी ज्यादा है, बट अगर आने वाले टाइम में कंपनी के ऊपर डेट और भी ज्यादा बढ़ता है तो वहां पर हमारे लिए सोचना पड़ेगा किस तरीके से ये कंपनी आने वाले टाइम में अपने आप को मैनेज करती है। बट ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ लिस्टिंग गेन ऑफ माइंडसेट तो वहां पर इतना मेजर इशू नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27.66% की अच्छी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.95 की। अगर हम ओवरऑल में फंडामेंटल की बात करते हैं तो ओवरऑल में फंडामेंटल अच्छे होने वाले हैं। एक डेट टू इक्विटी रेशियो
और ईपीएस हल्की फुल्की कम है, जो हमारे लिए एक छोटे से नेगेटिव पॉइंट हो जाते हैं। हालांकि डेट टू इक्विटी रेशियो छोटा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट सिर्फ उस कंडीशन में जब हमें इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से जाना होता है। अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाकर कंपनी को स्टडी करते हैं अदर कंपनी से, तो वहां पर आ जाते हैं इलेक्ट्रोथर्म इंडिया, जिसका ईपीएस ऑलरेडी नेगेटिव है, जिसकी वजह से हम उसका पी निकाल ही नहीं सकते हैं। अगर हम कंपनी के जीएमपी की बात करते हैं, तो एक अच्छा जीएमपी हमें फिलहाल के टाइम पे कंपनी का देखने को मिल रहा है, जो अप्रोक्स चल रहा है 70% से हल्का सा कम, जो आज के टाइम पर इसका जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और अगर हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, क्योंकि आफ्टर ऑल वही तो चीज इंपॉर्टेंट है ऑन द परस्पेक्टिव ऑफ लिस्टिंग गेन इंक्लूडिंग द मैटर ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर हम वैल्यूएशन वाइज कंपनी की बात करते हैं, तो बेस्ड ऑन 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, कंपनी का जो ये आईपीओ आ रहा है, जो वैल्यूएशन कंपनी हमसे डिमांड कर रही है, वो फुली प्राइस्ड होने वाली है। मतलब कि अगर हमसे कंपनी 10 रुपए ले रही है, तो बदले में वो हमें 10 रुपए के ही शेयर देने वाली है। और वहां पर ना तो ये आईपीओ सस्ता आ रहा है, ना ही महंगा आ रहा है। बट जहां पर किस तरीके से आती है एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन, किस तरीके से रहती है इस आईपीओ की डिमांड, और उसी के साथ साथ मार्केट का मूड माहौल कैसा रहता है उस बेस पर, और फाइनली उन सभी 6 आईपीओ में से, और वहां पर किस तरीके से कौन सा फंड किस आईपीओ में दूंगा मैं, तो उन सभी सिनेरियोस को इंक्लूड करते हुए जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा, वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। जहां पर हमने किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टिंग की टिप या एडवाइस नहीं दी है, हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन पर्पस स्टडी किया है। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अपने माइंडसेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। तो देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।